नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। मथुरा के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही और इस देश की दलितों की सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती पर ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की कि संपूर्ण विपक्ष एक साथ खड़ा नजर आया। अखिलेश यादव विपक्ष के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा में देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह उसका यही चाल चरित्र और चेहरा है। अखिलेश यादव मायावती के साथ जो उनके रिश्ते रहे हैं पूर्व में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। गठबंधन भी 2019 में किया था, मायावती ने गठबंधन तोड़ा। लेकिन इस मसले पर अखिलेश यादव जिस तरीके से मायावती और के साथ खड़े नजर आए, उस पर मायावती ने आभार और धन्यवाद किया है। और इस आभार और धन्यवाद के बाद जो भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव का प्रहार है, उसके बाद मायावती का जो आभार और धन्यवाद है, और उसके बाद अखिलेश यादव ने जो कहा कि आभार के लिए भी धन्यवाद, ये जो धन्यवाद और आभार की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में गरमाई है अचानक, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी है। क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ रही विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा में उतना बढ़िया प्रदर्शन 2019 में वो नहीं कर पाए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में जब ऐसा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किलें आई हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मायावती के पक्ष में खड़े होकर भाजपा को आड़े हाथों लिया, उसके बाद बहन जी को अखिलेश का धन्यवाद देना भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेतृत्व और देश के नेतृत्व को टेंशन दे गया है। जब विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा एक साथ आए हैं, इतिहास है उत्तर प्रदेश का, भाजपा को पानी नहीं मिला है। कहते हैं ना कि गुरु पानी नहीं मिलेगा तुम्हें, पानी नहीं मिला है। और अगर अब बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में आती हैं, देश में आती हैं, तो सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों अगर एक साथ आते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में, तो भाजपा का भविष्य, राजनीतिक विश्लेषक तो ऐसा ही मान रहे हैं कि खतरे में पड़ सकता है, कम से कम उत्तर प्रदेश में। 2024 से पहले अखिलेश यादव ने जितने भी गठबंधन किए, जितने प्रयोग किए, वह या तो गलत समय पर थे या गलत दल के साथ थे, यह साबित हो चुका था। लेकिन इस वजह से अखिलेश यादव को सफलता नहीं मिली। अगर वह विधानसभा में, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर वो विधानसभा में मायावती के साथ गठबंधन करते तो 2017 में उन्होंने कांग्रेस से विधानसभा में गठबंधन किया और उनकी पार्टी कांग्रेस दोनों निपट गए, तो उन्हें भारी सफलता मिलती अगर मायावती के साथ 17 में करते। और अगर 19 में वो मायावती की बजाय कांग्रेस के साथ गठबंधन करते तो समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर नहीं रहती और कांग्रेस पार्टी को भी अच्छा माइलेज मिलता। इस बार 24 में अखिलेश यादव को यह गूढ़ रहस्य पता चला और उन्होंने ये गलती नहीं की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने समझौता किया, कांग्रेस ने 6 सीटें जीती और अखिलेश यादव ने अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन किया, 37 सीटें जीतकर देश की तीसरे सबसे बड़ी पार्टी का तमगा भी हासिल किया है। कांग्रेस भी चाहती थी लोकसभा चुनाव के दरमियान ही कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हों, लेकिन उस वक्त जो भी मजबूरियां रही हो नहीं पाया, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे थे कि उनकी गारंटी कौन लेगा। तो ये सब इस तरीके के समीकरण थे जिस वजह से मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आ पाई। लेकिन अगर आने वाले विधानसभा के चुनाव में और निकट भविष्य में अगर इंडिया गठबंधन के साथ मायावती आती हैं तो इसका देश भर में एक राजनीतिक संदेश जाएगा और एक अलग तरीके का प्रभाव पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने पड़ेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी संविधान वाली किताब लेकर दलितों, शोषितों, पीड़ितों की बात करने लगे हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं वो, और संविधान सम्मेलन भी और देश भर में कर रहे हैं। तो एक बार नए सिरे से इस कोशिश को किस रूप में देख रहे हैं, यह कोशिश क्या गुल खिलाएगी, मंथन में आज यही बड़ा सवाल।
अखिलेश यादव का वो ट्वीट, एक्स है, माफ़ कीजिएगा हम लोगों की आदत पड़ गई है ट्वीट कहने की, एक्स पर जो पोस्ट किया है वो जरा स्क्रीन पर लाया जाए, मैं उसे देखना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा। आभार के लिए धन्यवाद। सच तो ये है कि आभार उन लोगों का जो पिछले 2 दिनों से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अपना सक्रिय विरोध जता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। इस विरोध का मूल कारण है भाजपा के एक विधायक द्वारा शोषित वंचित समाज की एक सम्मानित भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी का सरेआम किया गया अपमान है। यह अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट है और इस पे बहुत सारे चर्चा हो रही, राजनीति को अलग तरीके से देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है वो अलग तरीके से इसको देख रहा है। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव को सदियों से समाज में प्रभुत्ववादियों द्वारा किए गए मानसिक, शारीरिक, आर्थिक उत्पीड़न के विरुद्ध अब उपेक्षित और तिरस्कृत समाज के लोगों में जो ये नई चेतना आई है उसकी एकता, एकजुटता आने वाले कल का इतिहास लिखेगी। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं अपने आप में। तो मायावती का धन्यवाद और उसके बाद उनके धन्यवाद और आभार पर ये अखिलेश यादव का रिपोस्ट है और एक शुभ संकेत है कि पीडीए समाज अब प्रभुत्ववादी सत्ताधीशों के विभाजनकारी खेल को समझने लगा है। चंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये विघटनकारी सत्ताधारी दल कुछ लोगों को कहने, लिखने, पढ़ने से रोकते हैं, मजबूर करते हैं, क्योंकि ऐसे जानते हैं कि ये प्रभुत्ववादी कभी भी उनके भले के बारे में नहीं सोच सकते। समाज जान गया, सदियों से शोषित पीड़ित लोग जो हैं वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते रहे। जो राजनीतिक शक्तियां अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने स्वार्थ भरे पत्रों का दमित समाज से हस्ताक्षर करवाने को बाध्य करते आए, अब उन्हें उनके बुरे दिन शुरू हो गए। 90 में 99 जागरण आ गया है। पीडीए समाज में आया ये जागरण राजनीतिक दलों की सीमाएं तोड़कर मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे पीडीए से जुड़ गया है। जो जुड़ने शेष हैं वो भी आने वाले समय में शेष नहीं रहेंगे। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। समाज की 99% जनसंख्या अर्थात पीडीए का आसपास 100% जुड़ना एक सामाजिक न्याय की क्रांति, ये एकता हम ख्याली सालों से चली आ रही इंसाफी को खत्म करेगी। पीडीए शोषित वंचित समाज है का भविष्य और हम एक है, एक रहेंगे। बहुत सारी बड़ी बातें अखिलेश यादव ने कह दी हैं इस पोस्ट में। आभार के लिए धन्यवाद कहा है उन्होंने। तो वास्तव में ये गणित ही अलग तरीके का देखने को मिल रहा है। बहन कुमारी मायावती का जो एक्स पर पोस्ट है वो उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को उन्होंने धन्यवाद दिया है। जरा इसको थोड़ा सा नीचे किया जाए। और ये बड़ा महत्वपूर्ण पोस्ट है और इसको लेकर चर्चा हो रही है। सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। उसके लिए पार्टी आभारी है। ये मायावती अपने एक्स हैंडल से खुद लिख रही हैं, उनके जो भी लोग चलाते होंगे इसको, लेकिन ये मायावती की बात है, मायावती के विचार हैं। पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही है, इसलिए वह बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि भाजपा को चाहिए कि वह उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और यदि दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज भी जरूर कराए। मथुरा के आसपास आगरा है करीब, वरना इसके पीछे जो बीजेपी का षड्यंत्र समझा जाएगा। और ये विधायक राजेश चौधरी हैं जिन्होंने मायावती पर विवादित टिप्पणी की है। मथुरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मायावती को यूपी का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री इन्होंने बताया है। ये अपने आप में, और ये जो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो पूरा विमर्श है, जो ये पूरा घटनाक्रम है, ये मीडिया की मुख्य धारा से गायब है। मीडिया इस पर सन्नाटा खींचे हुए चर्चा नहीं कर रहा। वो अगर हेमंता बिस्व शर्मा विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अगर जो ब्रेक है उसको खत्म करते हैं, उस पर मीडिया चर्चा कर रहा है, लेकिन इस विधायक और इसके करतूत और भारतीय जनता पार्टी का अब तक स्टैंड क्या है इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती पर टिप्पणी करना, मायावती का अखिलेश के प्रति आभार जताना और अखिलेश का आभार के बाद जो बात कहना कि जो लोग बाकी हैं वो भी जुड़ जाएंगे, ये बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत भी हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात को लेकर मुतमईन है कि मायावती के आने से इंडिया गठबंधन बहुत ताकतवर हो जाएगा। लगातार आपके सामने जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये दिक्कतें आएंगी निकट भविष्य में, इस तरह की जो नेता हैं उनके इस तरह की हरकतें, क्योंकि मायावती
के फॉलोवर हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। उनकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं, विधानसभा में एक सीट है, लेकिन मायावती के फॉलोवर हैं। बहन जी को लोग अभी भी देश की सबसे बड़ी दलित नेता के रूप मानते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। मेहमान संजय कटियार हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता भी रहे हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं। संजय कटियार, स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। प्रोफेसर कालीचरण स्नेही हैं, दलित चिंतक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। और डीपी यादव साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं। डीपी यादव, आपका भी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मुझे लगता है कि चूंकि ये एक देश की सबसे बड़ी दलित नेता के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और इसके सिर्फ टिप्पणी पर चर्चा नहीं है, ये राजनीतिक समीकरण पलट रहा है। आभार दर आभार, धन्यवाद दर धन्यवाद। और मायावती को इंडिया गठबंधन में आने में अखिलेश ही कह रहे थे कि इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आज दोनों एक दूसरे का धन्यवाद कर रहे हैं। राजनीतिक नजदीकियां बढ़ने की ओर इसे देखा जा रहा है। और निश्चित तौर पर मायावती अगर इस गठबंधन में आती हैं, क्योंकि मायावती के सामने भी वजूद का संकट हो गया है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें आएंगी, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। प्रोफेसर कालीचरण स्नेही का रुख करूंगा सीधे। कालीचरण जी, एक तो मैं ये जरा समझना चाहता हूं कि जो इस तरीके के लोग हैं, जैसे बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ये इस विधायक की अपने पार्टी में पूंछ नहीं है, इसलिए वो उलझुल बयान देता है, लेकिन मैं जरा मानसिकता समझना चाह रहा हूं कि ये किस तरीके के लोग हैं जो दलितों, शोषितों, पीड़ितों, 90% लोगों को गालियां देते हैं। और क्या इनके पीछे भी कुछ लोग होते हैं क्या जो गालियां दिलवाते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये उनका निजी बयान है, फिर उससे पार्टी और जो पार्टियों के शीर्ष नेता अपने आप को दूरी बनाते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिलती है। एक तो पहली टिप्पणी आपकी इस पर, दूसरी तरफ क्या ये इंडिया गठबंधन की तरफ मायावती को जाते देखा जा सकता है क्या, हाल का जो घटनाक्रम है इसको लेकर? आदरणीय चौहान साहब, अच्छा किया आपने इस पर डिबेट रखी है और मुझे भी आमंत्रित किया है। उस दिन भारत समाचार की डिबेट में आदरणीय राजेश चौधरी जी से मेरी ही बहस हुई थी, जिस पर यह हंगामा खड़ा हुआ है। असल में भाजपा संघ समर्थित मनुवादियों की पार्टी है, वो मनुस्मृति को नहीं छोड़ सकते। उसमें जो भी आएगा, पहली शर्त है मनुस्मृति को, चूंकि संविधान का इतना दबाव है और संविधान को लेकर के चले बिना तो मुश्किल हो जाएगा है, लेकिन फिर भी इन प्रकार संविधान को दरकिनार करके ही ये अपनी बात रखते आए हैं और शासन प्रशासन चलाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनको बार बार विपक्ष के द्वारा चुनौती मिल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ अभियान इसीलिए इंडिया गठबंधन लाए थे और उसमें उन्हें बहुत हद तक सफलता भी मिली। देखिए, असल में जो मनु मानसिकता है वो कभी भी दलितों को, पिछड़ों को, जिनको वो शूद्र कहते आए हैं, दलित कहते आए हैं, अस्पृश्य अछूत कहते आए हैं, उनको वो इंसान मानने को तैयार नहीं है। तब फिर मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारता, भले ही जनता ने उनको 4 बार चुना था, लोकतंत्र में किसी की बपौती नहीं है, जनता जिनको चुन करके भेजती है उनको सबको स्वीकार करना पड़ता है। अब देश आज चूंकि जनता भाजपा के साथ है, माने इस स्तर तक साथ है कि वो सरकार बना ले जा रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं जो संविधानवादी लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं। तो इसमें असल में क्या है कि ये जो बयानबाजी है, ये पहले तो ये कहा जा रहा था मीडिया के द्वारा भी कि बी टीम है, जो बसपा है, बहन जी हैं, भाजपा की बी टीम है और खुल करके नहीं आती हैं। अब बहन जी खुल करके आई हैं तो ये नजारा सामने प्रस्तुत हो रहा है, तरह तरह से लांछन हो रहे हैं, तरह तरह से तो अब देखिए ये जो माहौल बन रहा है, इसमें ये सही बात है कि जैसे ही राजेश चौधरी जी का बयान आया, उस पर सबसे पहले सपा प्रमुख ने अपनी आपत्ति जताई और बहन जी का समर्थन करते हुए वो आगे आए एक्स के माध्यम से, और बहन जी ने भी तुरंत उनको इसके लिए धन्यवाद दिया। लेकिन ये बात सही है कि उसके बाद चूंकि उपचुनाव सामने हैं, उसके बाद तुरंत बहन जी का जो एक्स पर बयान आए हैं लगातार, उस पर कांग्रेस को और सपा को खींचा भी बहुत।
उन्होंने 2 जून 95 की घटना को भी उद्धृत किया है, पर कांग्रेस को कहा है कि केंद्र में उनकी सरकार थी, ये सब तमाशा देख रहे थे, और उन्होंने कहा कि मुझे जाकर के उस समय के गृह मंत्री को हड़काना पड़ा, तब कहीं जाकर के बाद में हरकत में ये लोग आए। तो वो छोड़, मतलब ये सही बात है कि इसमें आप ये कयास नहीं लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में बहन जी शामिल होने जा रही हैं, क्योंकि लगातार बयानबाजी सब पार्टियों की ओर से हो रही है, तो ये हम देख रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। संजय कटियार जी की तरफ रुख करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े। संजय कटियार जी, आपकी पार्टी में बीच बीच में इस तरीके की मानसिकता वाले लोग, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के बारे में क्यों इस तरह की बातें बोलते हैं? इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी रहती है? क्योंकि विपक्ष जो आरोप लगाता है कि आप लोग पहले शह देते हैं, फिर कहते हैं ये उनका आधिकारिक बयान नहीं, अगर कोई नेता कुछ ज़्यादा ही अपनी लिमिट से आगे बढ़ जाता है तो फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ है। लेकिन अब ये दुख से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर जनता की जो लोकप्रिय नेता हैं, दलितों की, शोषितों के, पीड़ितों की, चाहे मायावती हों चाहे अन्य लोग हों, अब एक माहौल बदल गया, राजनीतिक माहौल। आपकी पार्टी और आपके नेताओं को भी ये समझना चाहिए। संजय कटियार जी, देखिए दोगेन जी नमस्कार। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता भी जानती है और ये पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग भी जानते हैं और या एनडीए गठबंधन के लोग भी जानते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न के नाम पर ये दलित राजनीति मायावती जो कर रही थी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री महिला और दलित को बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने ही किया था, और 2 बार किया। इस उत्तर प्रदेश में महिला मायावती मुख्यमंत्री बनी, ये से बड़ा सम्मान किसी अन्य पार्टी या किसी दल ने किया हो तो बताएं। और दूसरी बात, अभी चर्चा कर रहे थे, कोई सज्जन बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं सुन पाया क्योंकि मैं थोड़ा रास्ते में था। उन्होंने अभी बात करी कि एनडीए गठबंधन में जुड़ सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, कुछ सवाल आ रहा था। अरे भाई कहाँ जुड़ेंगे? समाजवादी पार्टी कि वही तो है वीआईपी गेस्ट हाउस कांड, वो काला दिन क्या भूल सकती है बहन मायावती? अरे संजय कटियार जी, क्या बात कर रहे हैं आप? मैच्योर नेता हैं, अभी 2019 में वो जुड़ गए थे, मायावती मुलायम मंच पर थे, चुनाव लड़ा है, तो अब ये भूल जाइए। अब वो जो 95 का वो वाला भूल जाइए, आप लोग बार बार उसको याद मत दिलाइए। फिर भी याद दिलाया मैंने। और देखिए वो जुड़े होंगे, और फिर कितने दिन के। और उसके बाद एक इतिहास है कि जब मोदी जी, आदरणीय मोदी जी आए तो एक जनरल आज का क्वेश्चन बना, 543 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी खड़े किए और रिजल्ट 00 था। तो कौन सा वजूद बचा है? दूसरी बात, तो हर तरह का, और समाजवादी पार्टी उस लोमड़ी की तरह अंगूर की तरफ देख रही है कि किसी तरह शायद मिल जाए अंगूर, लेकिन अंगूर खट्टे हैं। अरे अंगूर लेकर भाग गई है, अंगूर लेकर भाग गई है, आपको 33 सीटों पर लेकर आ गए, अंगूर लूट ले गई समाजवादी पार्टी। आप कहते रहो लोमड़ी, क्या संजय कटियार जी? धन्यवाद करना कोई राजनीति में बड़ी बात नहीं है। अच्छा लगा उन्होंने, किसी बात उनको अच्छा लगा, उन्होंने धन्यवाद। अरे आप लोग भी कार्रवाई कर देते अपने विधायक पर कि दलितों के, अगर आप इतने बड़े मसीहा हैं, आपका नेता अगर दलितों, शोषितों, पीड़ितों का सबसे बड़ा इस देश में नेता है, कार्रवाई कर देते, सस्पेंड कर देते थोड़े दिन के लिए। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाली पार्टी अगर देश में कहीं है, प्रदेश छोड़िए देश में, तो समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी नहीं है, जिसने हमेशा दलितों पर अत्याचार, दलितों पर अपने शासनकाल में मुकदमे, दलित अफसरों कर्मचारियों के रिवर्सन, प्रमोशन में डिमोशन करने का काम। सर्वाधिक वोट मिला है दलितों का गठबंधन को, 41%। ये भी मत भूलिए, 2024 के चुनाव में 41.46% मिला है गठबंधन। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देखा होगा आपने। अब ऐसे डिस्टर्ब न करिए, हम तो आराम से सुन रहे थे आपको, हम सुन रहे थे ना आराम से। डिस्टर्ब करना ही तो हमारा काम है संजय कटियार, इसी बात के लिए तो हम हैं। नहीं, मेरी बात तो पूरी हो जाए। हाँ बोलिए 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 बोलिए। तो ये गांव में जितना सब अत्याचार कर है समाजवादी पार्टी, जहां जमीन दलित बेचारे कमजोर की देखी वहीं कब्जा ली, मुकदमा तक नहीं थाने में लिखा जाता था, स्टैंडिंग ऑर्डर थे कि मुस्लिम के खिलाफ और यादव के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक पूर्व डीजीपी का बयान है कि जिन्होंने कहा था। तो आप लोग वही कर रहे हो, मुसलमानों के खिलाफ, यादवों के खिलाफ मुकदमे सबसे ज्यादा लिखवा रहे हो, आप लोग वही कर रहे हो। तो आप में उनमें क्या अंतर है भाई संजय कटियार?
ऐसा अंजाम ये हुआ कि इन लोगों ने कब्जे करने शुरू किए, और दलित कौन होता है? हिंदू होता है, और उसकी जमीन पे कब्जा हुआ और मुकदमे तक नहीं लिखे जा रहे थे। अच्छा, आज हमें पता चला कि दलित हिंदू होता है। उल्टा मैं मुकदमा कालीचरण लिख जी से जाता था। पूछूंगा अभी जी। और मायावती दलितों की बड़ी नेता है, इन सब बातों को उन्हें पता है। ये बरगलाने की कोशिश न करें और ये ना सोचें कि हम बहुत बड़ा नेता बन गए तो मायावती तुम्हारे पास गोद में बैठेंगी। अब ये दूर के ख्वाब हो गए। मायावती अपना वजूद है, वो स्वयं लड़ेंगी, और जैसे अभी सब चुनाव लड़ा फिर लड़ेंगी। मैं नहीं जानता, लेकिन ये भी कोई बड़ी बात, लेकिन ये जो ख्वाब देखने लगे, धन्यवाद कह दिया तो सोच नहीं नहीं, वो कोई ख्वाब नहीं देख रहे हैं, ये तो राजनीतिक परसेप्शन बन रहा है। अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि मायावती जी हमारे साथ आ रही। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़के खुश हो गए और बोले 6 सीटें मिल गई, और लेके घूमने लगे, झुंझुना में जाते हुए बहुत बड़े देश के नेता हो गए। अरे उत्तर प्रदेश में सीमित हो यार, क्षेत्र के तुम पार्टी हो, बात करते हो लोकसभा स्तर की। कहां से देश की सबसे बड़ी पार्टी हो गई समाजवादी पार्टी? उत्तर प्रदेश 37 सीटें मिल गई हैं, क्या पूरे देश मिल गई हैं क्या? तीसरे नंबर की पार्टी है देश में। स्वीकारता को स्वीकार कर लो संजय जी, भला होगा आप लोगों का अगर जल्दी स्वीकार कर लोगे। देश की तीसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी। मैं समाजवादी पार्टी के नेता के पास जाऊंगा, डीपी यादव। भाई आप लोग गुंडाई करते रहे, दलितों को पीड़ित रहे। अब बहन जी, मैं रोक रहा हूं संजय कटियार, मैं रोक रहा हूं संजय कटियार, मैं आपको रोक रहा हूं। अब मैं समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ जाऊंगा। समाजवादी पार्टी के जो नेता हमारे साथ जुड़े हैं, डीपी यादव जी, भाई आप लोगों की सरकार में यादवों और मुसलमानों के खिलाफ मुकदमे लिखना बंद था, संजय कटियार कह रहे हैं। आप लोग उत्पीड़क हैं, गुंडे अभी भी हैं, मतलब थे क्या? आपकी सरकार थी ज्यादा गुंडे, अब थोड़ा कम है। आप लोग कैसे दलितों की हितैषी हो सकते हैं? आप लोग कैसे शोषितों पीड़ितों की राजनीति कर सकते हैं? डीपी यादव जी। दुर्गेश जी नमस्कार। जय संविधान, जय लोकतंत्र। नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कब क्या बोलेंगे ये स्वयं खुद नहीं जानते हैं। जब से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। इनको जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। अभी देखिए, परसों की घटना है, और जो है जन्माष्टमी थी, वहां से 2 दलित बहनें जन्माष्टमी का पूजन देख करके आ रही थी, और उनके साथ किस प्रकार जघन्य अपराध हुआ, उनकी हत्या हो गई। इस पर न तो ये बोल रहे हैं आज, और न मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। केवल दूसरे प्रदेशों में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर इनकी नौटंकी, उनकी महिला सुरक्षा की खोखली बात सामने आती है। उत्तर प्रदेश में घटना हो रही है, ना मुख्यमंत्री जी ने बोला, ना इनके कोई बड़े नेता बोले। अब बताइए, इन्हीं के पार्टी के नेता हैं दयाशंकर सिंह, उस समय मायावती जी के बारे में क्या बोला था उन्होंने, किससे तुलना किया था उन्होंने? उनको केवल पार्टी से उस समय तत्काल के लिए निकाल दिया था, और बाद में उनकी पत्नी को टिकट देकर के मंत्री भी बनाया था, और बाद में उनको भी मंत्री बना दिया। तो ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, कि पहले दलित नेताओं का, पिछड़े नेताओं का अपमान करना, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको अपमान करने के बाद लिपापोती करने का ये काम करते हैं। लेकिन अब दलित पिछड़े इस देश के जाग चुके हैं, सच्चाई समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहीं से भी दलितों की हितैषी नहीं हो सकती है। अब बताइए, किस प्रकार से इनके नेता संविधान खत्म करने की बात कर रहे थे, जब दलितों ने कहीं ना कहीं इस बात को जान लिया और इनको हराने का काम किया, तो ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लोकतंत्र भी ये समाप्त कर रहे हैं, बाबा साहब का माला ये जप रहे हैं। अरे बाबा साहब का माला आपका क्यों जपेंगे? बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था उसको आप समाप्त करने की बात कर रहे हो, आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हो, तो अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है। देखिए दुर्गेश जी, सच्चाई यही है कि अब इनकी सच्चाई लोग जान चुके हैं, और जब इनकी सच्चाई लोग जान चुके हैं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। ठीक है डीपी यादव, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, फिर मैं ब्रेक से लौटूंगा तो बाकी मेहमानों को शामिल करूंगा। महत्वपूर्ण बात है कि दलित वोटों के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो हो रही है, मायावती को भी अपना एक स्टैंड बना के रखना है, लेकिन ये जो आभार धन्यवाद है, इसको लेकर राजनीतिक गर्माहट तो बढ़ी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बुआ भतीजे पर आभार, एक दूसरे में आभार धन्यवाद चल रहा है, और लगातार बीजेपी पर प्रहार
बसपा प्रमुख भी कर रही हैं और अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। क्या इसके कोई राजनीतिक मायने हैं निकट भविष्य में? क्या उत्तर प्रदेश में और देश में कोई नया राजनीतिक समीकरण बनने जा रहा है? दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती क्या इंडिया गठबंधन की तरफ कहीं ना कहीं सोच रही हैं, देख रही हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी है। लेकिन फिलहाल राजनीति जरूर गर्म है इसको लेकर, क्योंकि यूं ही सारी चीज़ें नहीं होती। पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मायावती और मुलायम एक मंच पर आएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान मायावती और मुलायम सिंह एक मंच पर आए, बैठे, एक दूसरे का अभिवादन किया, समझौता हुआ। ठीक है, उसके परिणाम क्या रहे? चुनाव के बाद मायावती अलग चली गई, वो अलग, अखिलेश यादव ने अलग राह पकड़ी। लेकिन राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव है और भारतीय जनता पार्टी की बराबर नज़र बनी हुई है, क्योंकि अगर ये गठबंधन में अगर मायावती आती हैं तो फिर बहुत मुश्किलें होंगी 2027 के विधानसभा चुनाव में, और देश में एक अलग संकेत भी जा सकता है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता डॉक्टर HN उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, मैं सीधे आपकी तरफ रुख करूंगा। भाई, आपकी पार्टी का तो वजूद है नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी आपके नेता देश भर में रैलियां कर रहे हैं, संविधान बचाते घूम रहे हैं और बहुत सारे काम वो कर रहे हैं, संविधान सम्मेलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि भाई इतना क्यों उछल रहे हैं, कूद रहे हैं? वो सबसे ज़्यादा बड़े हितैषी तो नरेंद्र मोदी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों के। ऐसा है दुर्गेंद्र जी, अब आपके इस बात का ऐतराज है कि हमारा वजूद नहीं है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं क्षमा के साथ मैं आपकी पार्टी के वजूद पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में सवाल उठाते हैं, मेरा कोई हक नहीं किसी के दल पर कोई वजूद उठाने का। मैं मायावती के वजूद पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बोलिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के गठबंधन में, इंडिया गठबंधन पिछले लोकसभा चुनाव में NDA गठबंधन खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दी है और उनको 33 सीट पर ला दिया, और केंद्र में 400 सीट का जो सपना देखे थे उसको जो है सपना ही रहने दिया गया। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जब से हमारे बने हैं, निश्चित रूप से हमारी पार्टी में काफ़ी गतिशीलता आई है। भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद जो पिछड़ों और दलितों का विश्वास आदरणीय राहुल गांधी में एक बार पुनः जागृत हुआ है कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी के माध्यम से, निश्चित रूप से इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पर भी पड़ा। आगे आने वाले जो भी चुनाव होंगे, चाहे उपचुनाव हो, चाहे 2027 का चुनाव हो, उसका निश्चित रूप से हमारी पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी संसद से सड़क तक जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जिससे वो जातिगत जनगणना के आधार पर पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए न्याय का कार्य कर सके, इसके लिए पूर्व के हमारे जो यहाँ बैठे हुए हमारे सनेही जी सर भी कई बार कह चुके हैं, हम उनके साथ कई बार रहे हैं। तो आप देखिए, ये जो इनके राजेश चौधरी जी जिस पर ये मुद्दा हो रहा है, वार किया था बहन जी पर। बहन जी दलितों की प्रेरणा, इसमें दो राय नहीं है, उनके लिए आदर्श हैं। और बहन जी का शासन बहुत ही बढ़िया रहा जब तक रहा। जिस तरह से वर्तमान में आप देखिए, अभी 2 ही दिन हुआ, पीलीभीत में एक विधायक इनके 4 बार के रहे रामचंद्र वर्मा जी, अब उनके लड़के विधायक हैं, उन्होंने कहा इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था उत्तर प्रदेश में, और बल्कि बहन जी का नाम लिया। लगता है अच्छा प्रशासन, शासन इससे बढ़िया तो बहन जी के शासन काल में था, समाजवादी पार्टी में था। तब इनके ही पार्टी के विधायक जब ये बात कह रहे हैं, अभी कुछ महीने पहले ही आप देख ही रहे हैं, उनके पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह मोती जी सिंह जो है प्रतापगढ़ वाले, पट्टी वाले, उन्होंने कहा कि इससे अधिक भ्रष्टाचार मैंने अपने 42 साल के जीवन में कहीं नहीं देखा। और NCRB की रिपोर्ट भी जो कह रही है कि महिला के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। जिस तरह से ये महिलाओं के शोषण पर आंख मूंद कर काम कर रहे हैं, उनकी अगर हत्या हो रही है, किसी प्रकार यौन शोषण हुआ है, गैंग रेप हुआ है, उसको आत्महत्या बता दे रहे हैं। बस एक लाइन का इनके प्रशासनिक अमला बता देते हैं आत्महत्या, जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि अभी फर्रुखाबाद में देखिए उनके घर वाले कह रहे हैं कि निशान है चोट का शरीर पर, लेकिन हाँ उन पर दबाव दिया गया कि आप इस पर आगे न बोलिए, और उसको आत्महत्या करा दिया गया। और चले कलकत्ता में अनशन करने के लिए। ठीक है,
धरना प्रदर्शन करने के लिए। अगर कहीं भी रेप हो रहा है महिलाओं के साथ तो उसका मैं विरोध करता हूं। जो आरोपी है उसको सजा कड़ी से ठीक है डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय, मैं आऊंगा आपके पास। लगभग आपकी बात पूरी आ गई। मैं हयात उमर साहब का रुख करूंगा। हयात उमर साहब ने वर्षों तक बहुजन समाज पार्टी की रिपोर्टिंग की है, बहुजन समाज पार्टी को फॉलो किया है, उसके नेताओं के तमाम साक्षात्कार लिए हैं और आज भी बीजेपी को बहुत करीब से देखते हैं, उसके बदलाव, उसके उदय से लेकर पराभव तक। अभी ये पराभव काल है और कभी भी उदय किसी का हो सकता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उमर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो धन्यवाद आभार जो चला है 1-2 दिन से लगातार, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? जी, सभी दर्शकों को और आपका बहुत बहुत नमस्कार जी। प्रणाम। ठीक है, राजनीति भावनाओं को नहीं, संभावनाओं का खेल, और बहन जी बहुत परिपक्व नेता है और उनको प्रेडिक्ट कर पाना सबसे मुश्किल कामों में से एक। जो लोग राजनीति को और पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, पॉलिटिकल रुचि रखते हैं, और खास करके जो लोग बसपा को कवर करते हैं, जिन्होंने किया है, वो सब लोग जानते हैं बहन जी को प्रेडिक्ट कर पाना, पहले से कुछ उनके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होता है। वो कब कौन सा निर्णय ले लें, इसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर भी बसपा अपने, जब से बसपा का जन्म हुआ, जब से बसपा बनी, वो मूलतः उसकी राजनीति हिंदुत्व के बिल्कुल ठीक अपोजिट रहे जी। वो मनुवाद के हमेशा विरोध में रहे, हमेशा हिंदुत्व की राजनीति विरोध में। लेकिन इसके बावजूद बसपा ने हमेशा से कांग्रेस और भाजपा दोनों से लगभग बराबर की दूरी बना के रखी जी। कभी भी उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, भाजपा की सरकार भी गिराई है और गठबंधन की सरकार में शामिल भी नहीं, बाहर से समर्थन दिया। तो अब यूपी में ही देखा जाए, सब लोग आज की तारीख में गेस्ट हाउस कांड बहुत चर्चा में है, क्योंकि पहले तो अखिलेश जी ने जिस पर आपत्ति जताई भाजपा विधायक के बयान पर, तो बहन जी ने फौरन ट्वीट करके धन्यवाद दिया, और उसके अगले दिन ही उन्होंने अपने इस ट्वीट को कवर करते हुए कि इसे कोई उसके अर्थ न निकाले जाए, उन्होंने फौरन बता दिया कि मैं अपने साथ हुए बर्ताव को भूली नहीं हूं। और कांग्रेस को भी उन्होंने याद दिलाया कि आपको मैं भूलने भी नहीं दूंगी। बात यह है कि क्या अब हो सकता है कुछ? आज भारत में राजनीति बिल्कुल दो फाड़ हो गई और दलित उसमें एक बैलेंसिंग एक्ट पर है। जिधर भी ये दलित समाज जिधर भी झुक जाएगा, पड़ना उधर ही झुक जाना। अब बहन जी भले ही आज तारीख में 0 सीट लेके बैठी हैं और उनका मत प्रतिशत भी 10 से कम पे आ गया, अपने ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है शायद। जी जी। लेकिन इसके बावजूद भी जो ये 10% वोट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 10% वोट जिधर भी चला गया, तो सरकार उसकी ही बननी है और किसी की नहीं। बहन जी को भी इस बात का एहसास है कि हम भले ही सीट ना निकाल पाए, लेकिन आज भी हमारे पीछे हमारा समाज खड़ा हुआ है और हम जिधर कहेंगे वो समाज उधर ही वोट करेगा। और ये हकीकत भी है। बात यह है कि क्या सपा के साथ ऐसा नहीं, पहले नहीं, सपा के साथ 2 बार सरकार बन चुकी है। गेस्ट हाउस कांड जब हुआ है तो वो सपा के साथ सरकार में ही थी जी। लेकिन उसके बाद रिश्ते इतने कड़वे हुए, इतने खराब हुए कि फिर कभी दोबारा ऐसी संभावनाओं का मामला ही खत्म हो गया था, कभी ऐसा हो भी पाएगा। लेकिन 2019 में फिर से हुआ ऐसा। और मुलायम सिंह, ये भी नहीं कह सकते कि उस वक्त मुलायम सिंह जी नहीं थे, मुलायम सिंह जी थे। हाँ, हमने आपने मंच पर देखा है, दोनों के एक साथ बैठे हुए मंच पर देखा है। जी जी। तो मुलायम सिंह जी के रहते हुए भी हुआ है, ये भी नहीं कि मुलायम सिंह जी नहीं रहे थे
तो चलिए अब वो उनका वक्त चला गया, अखिलेश यादव जी की एक पार्टी उनके रहते हुए हुआ। जी। और बुआ भतीजे का रिश्ता सभी लोग जानते हैं कि बुआ भतीजा। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर 2022 में नहीं, 2024 में। अब मुझे जैसा लगता है कि बहन जी शायद वो सही समय का इंतजार कर रही है, जिसमें उनको लगेगा कि हमें अब निर्णय लेना है। और वो ये देख रही हैं कि राजनीति को समझने, इस पूरा जो जिधर राजनीति जा रही देश की है, उसको बहुत बारीकी से उस पर नजर रखे हुए हैं, और वो उचित समय आने पर ही अपने पत्ते खोले। क्योंकि भाजपा के साथ भी ऐसा नहीं है कि वो भले ही उनको भाजपा की बी टीम कहा जाता हो, लेकिन वो भाजपा के साथ बहुत सहज नहीं। और कांग्रेस के साथ आने में उनको भले ही उतनी हिचकिचाहट ना हो, लेकिन सपा के साथ आने में उनको जरूर हिचकिचाहट है, और वो आने से पहले शायद 10 बार सोचेंगी। इंडी गठबंधन के लिए में अगर किसी भी तरह से बहन जी आ जाती हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। हयात साहब, लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस के लोग बहुत सक्रिय थे, तरह तरह की खबरें हमारे आपके पास आ रही थी कि बहन जी को कांग्रेस के लोग लाना चाहते हैं, और बहुत प्रयास हो रहा था। अखिलेश सार्वजनिक तौर पर एक बार उन्होंने कहा कि भाई गारंटी कौन उनकी लेगा, इस तरह के बयान भी आए थे। देखिए, रीच आउट किया गया था, नो डाउट रीच आउट किया गया था। क्या वजह नहीं, बहन जी नहीं, ऐसे कई दलों ने उनसे इंडी गठबंधन में, ममता बनर्जी भी है उसमें, तो रीच आउट हुआ था, लेकिन उन्होंने उसको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। हाँ, लेकिन हयात साहब ये बड़ी वजह रही होगी कि भाई चाहे मायावती रही हो, चाहे ममता बनर्जी रही हो, इनको यकीन नहीं था कि ये गठबंधन इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में था कि उनको ये लग रहा था कि हो सकता हम जब जाएं तो हमें और ज्यादा नुकसान हो जाए, और ज्यादा नुकसान हो या आफत आ जाए चारों तरफ से, जांच, छापे, बवाल, मकान खाली करो। मैं एक बात पॉइंट आउट कर दूं जी कि बहन जी को इंडी गठबंधन में लाने को लेकर के सपा में भी एक बड़ा खेमा विरोध में था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी थे, लेकिन कुछ बड़े शीर्ष पे बैठे लोग नहीं चाहते थे कि बहन जी के साथ इंडिया गठबंधन बने, यूपी में गठबंधन है, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर सीटों का बंटवारा हुआ तो हम ज्यादा नुकसान में आ जाएंगे। और बहन जी भी सपा के साथ उतनी सहज नहीं थी, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। शायद हो सकता, मैं नहीं कहता, मुझे इसका कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि बहन जी ने ऐसी कोई शर्त रखी थी कि नहीं रखी थी कि साहब अगर सपा नहीं आएगी तो मैं आ जाऊंगी, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना कोई ऐसी आधिकारिक सूचना कभी बाहर आई है। लेकिन सूत्र या यूं कह लिए कि ऐसा परसेप्शन है कि शायद बहन जी अगर सपा के साथ इंडिया कांग्रेस ना जाती तो शायद वो गठबंधन में आती, लेकिन सपा के साथ वो सहज नहीं है। ये उनके धन्यवाद के बाद वाले ट्वीट ने उनको सबको बता दिया। ठीक बात है। भविष्य में हमारी राजनीति किधर भी होगी, लेकिन हम सपा के साथ सहज नहीं, सहज वो भाजपा के साथ भी नहीं है, लेकिन हो सकता कोई मौका देख करके कोई उसे मैं सौदा नहीं कहूंगा, उसे मैं कहूंगा एक राजनीतिक निर्णय, एक पैक्ट कह लीजिए, किसी राजनीतिक पैक्ट के तहत हो सकता वो भाजपा के साथ जाएं या एनडी के साथ जाएं, लेकिन इसकी संभावना अभी कम है। वो शायद वो सही वक्त का इंतजार कर रही हैं जब वो निर्णय लेंगी और हमारे आपके सबके सामने होगा। फिलहाल वो बराबर दूरी बनाए हुए हैं इंडी गठबंधन से भी और एनडीए से। ठीक बात है, ठीक बात। मैं स्नेही जी को पुनः चर्चा में शामिल करता हूं। कालीचरण स्नेही जी, बहुत सारी जो चीज़ें एक पत्रकार के रूप में हयात उमर जानते हैं, अनुभव है, वो बातें उन्होंने रखी, मायावती का नेचर भी उन्होंने रखा क्या है, लेकिन कभी कभी जब परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं, कांग्रेस को आप देखिए ना, देश की सबसे बड़ी पार्टी, अब तक का इतिहास है, सर्वाधिक सीटें लोकसभा में जीती थी जब राजीव गांधी नेतृत्व कर रहे थे, इंदिरा गांधी की मौत के बाद, ये हत्या के बाद ये स्थिति हुई। कांग्रेस पार्टी जब
राजीव गांधी चुनाव हार गए तब भी अच्छी खासी सीटें थी। एक समय बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जब 77 का चुनाव इंदिरा जी हारी तो उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति से अब किनारा कर लेना चाहिए, तब भी बहुत ठीक ठाक सीटें थी उनकी। तो सबसे न्यूनतम पर कांग्रेस गई, न्यूनतम पर सपा गई, न्यूनतम पर बसपा गई, लेकिन निरंतर कोई ना कोई समीकरण बनाया और कांग्रेस और सपा का समीकरण उत्तर प्रदेश में फिट बैठ गया। देश में कांग्रेस का समीकरण वाइब्रेंट हुआ। और आज अब आप देखते हैं तो विपक्ष के नेताओं की चर्चा ज्यादा है पूरे देश में सत्ता पक्ष के बजाय। और मैं बहुत दिन से इस बात की तलाश कर रहा हूं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या सारे दलों के जो राष्ट्रीय मीडिया सेल हैं उनमें जुड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि जो सत्ताधारी दल का मीडिया सेल है उसमें सक्रियता नहीं, शिथिलता आ गई है, उसमें खबरें नहीं आ रही। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना एक आती है कि भाई साहब फला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बस। और बाकी विरोधी दलों के आप देख लीजिए, नए नए मुद्दे, नई नई चीजें बहुत सारी वो दे रहे हैं। अब क्या आप मानते हैं कि राजनीतिक रूप से मायावती न्यूनतम स्तर पर हैं और उन्हें कोई राजनीतिक निर्णय लेना चाहिए या वो ले सकती हैं? कालीचरण जी। देखिए, स्वाभाविक रूप में जब कोई दल संकट में होता है या उसका वोट शेयर करता है तो फिर से पुनरावलोकन करता है, फिर से अपने आप को देखता है, फिर से खड़ा करने की कोशिश करता है। और ये तो देखिए, असल में हमारे पूज्य बाबा साहब को भी संसद में नहीं पहुंचने दिया, लोकसभा के सदस्य नहीं बन पाए वो, उनके कारण जो है आज जो है 100 से अधिक लोकसभा सांसद हैं दलितों के, और लेकिन जो है वो खुद नहीं पहुंच पाए, बहुत अवरोध डाले गए। तो इसमें कोई पैमाना नहीं है कि पार्लियामेंट में आप पहुंच रहे हैं कि नहीं पाए। यद्यपि सत्ता के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन कई बार इस तरह का होता है। देखिए, आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी भी पार्लियामेंट में बहुत मुश्किल से, मुझे लगता है शायद एक बार जो है कन्नौज से शायद जीते थे, लेकिन वो बाद में निर्णय हो पाया था। लेकिन वो बहुत कद्दावर नेता रहे और माननीय नेहरू जी उनका बहुत आदर करते थे। तो ये एक होता है कि नेता का कद होता है। आज भी बीएसपी का देखिए सबसे बड़ा कद जो है दलितों में है वो बाबा साहब का है, उसके बाद मानवर कांशीराम साहब का है, और तीसरा बड़ा कद कहीं भी कितना ही वोट शेयर रहे बहन जी का, वो बहन जी का कद बना हुआ है। और यही कारण है कि सारे राजनीतिक दल उनको तवज्जो देते हैं और किसी न किसी तरह से कोशिश करते हैं कि उनका वोट शेयर उनके तरफ आए या उनका समर्थन परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में मिले, ये जरूरी हो जाता है। लेकिन देखिए, अब ये चूंकि ये सही बात है कि मैं, जैसे कि आदरणीय ताहिर साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी उसी बात को कहा था कि जैसे ही आदरणीय अखिलेश जी का वाला ट्वीट एक्स पर आया, उसके बाद उन्होंने धन्यवाद दिया, इसके बाद तुरंत जाकर के उनको याद भी दिलाया और कांग्रेस को भी याद दिलाया। तो ये, क्योंकि असल में वोट बैंक तो वही है। देखिए, इंडिया गठबंधन माने यूपी में देखें तो बीएसपी, सपा और कांग्रेस, तीनों का आधार तो एक ही है वोट का। हाँ, ये सही बात है कि सेंधमारी लगातार भाजपा ने की है, वो सत्ता में आज है। तो यदि कांग्रेस के साथ नरमी बरतती है बीएसपी या सपा के साथ नरमी बरतती है तो वोट कैसे आएगा? तो स्वाभाविक रूप में भाजपा के साथ क्यों नरमी बरतती है? भाजपा के साथ भी तो नरम नजर आती है कालीचरण जी। मैं आऊंगा, संजय जी आता हूं मैं आपके पास। भाजपा से भी नरम रहती है वो। इधर बहुत दिन से भाजपा को उन्होंने खरी खुटी नहीं सुनाई है। तो चौहान साहब, यही तो हाल है, दलितों को ये पसंद नहीं। इसीलिए मुझे लग रहा है एक बाकी जो दल हैं इसीलिए परसेप्शन बना गए नीचे, क्योंकि बहन जी भाजपा के प्रति आक्रामक नहीं रहती है। इसीलिए जो बाकी दल हैं वो परसेप्शन बनाते हैं कि वो बी टीम है, वो भाजपा से मिली हुई हैं, वो कांग्रेस और जो सपा के उम्मीदवारों को हराने के लिए उसी जाति के लोगों को लड़ा देती हैं कि वोट कट जाए और वो जो विरोधी दल के उम्मीदवार जीत जाए। ये परसेप्शन तो बनता है और राजनीति परसेप्शन का खेल है। कालीचरण जी। बिल्कुल ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक दल होने के कारण उन्हें अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं। लेकिन ये सही बात है कि जब भी बीएसपी का भाजपा के साथ नरम रुख हुआ तब तक उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। यही कारण तो रहा कि बी टीम घोषित होकर के और कुछ नरमी बरत करके और जीरो पर आई है। ये दलितों को कभी मंजूर नहीं होगा, बना रहा है। वो सपा के साथ स्वीकारी तो हो सकती है, कांग्रेस के साथ स्वीकारता हो सकती है, लेकिन भाजपा के जैसे ही साथ जाती है या नरमी बरती जाती है या कोई स्टेटमेंट जाता है तो कोर वोट नाराज हो जाता है। और यही कारण है कि असरुआ, और जैसे जैसे भाजपा से किनारा करेंगे तैसे तैसे इनका वोट बैंक वापस आएगा।
ये ठीक देख बात लेना। है, और ठीक बात इसी है, को बड़ी लौटना- महत्वपूर्ण बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मैं रोक रहा हूं आपको आदर के साथ में, कालीचरण जी मैं आपको रोक रहा हूं। मैं जरा भाजपा के नेता संजय कटियार को लेता हूं। संजय कटियार जी, वो लग रहा कि वोटों का जो प्रोटीन है वो आप लोग घसीट लेते हैं बसपा से, और उसके बाद खुद ताकतवर दिखाते हैं। आपकी पार्टी, आपका नेता सबसे ताकतवर हो जाता है, और प्रोटीन है बीएसपी का, दलितों का, ओबीसी का। चौहान जी, मैं कुछ देर पहले भी सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, यादव जी को, कह रहे थे भीमराव अम्बेडकर लिए किया क्या भारतीय जनता पार्टी ने। और इस तरह का ननगल बयान चैनल पर बैठ के बोलते हैं। अरे साहब, बौद्धिज्म का सर्किट हम बना रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर जहां पढ़े, जहां मऊ के निवासी थे, वहां सारा प्रचार म्यूजियम भारत सरकार ने किया। लंदन का वो जगह खरीद कर उसका डेवलपमेंट मोदी सरकार ने किया। भारत रत्न देने का काम किसने किया? और ये वो लोग कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। भीमराव जी अम्बेडकर को चुनाव हराने की पूरी ताकत नेहरू जी ने लगा दी थी, और उनको हर चुनाव जीतने नहीं दिया। उनके खिलाफ उनके सेक्रेटरी को खड़ा कर दिया, मतलब हद कर दी थी। दलितों के खिलाफ कितनी मानसिकता है इन लोगों की। और उसी दल इंडी गठबंधन के नेता हैं कांग्रेस के राहुल गांधी, और उसी में समाजवादी पार्टी भी है। और कौन सी समाजवादी पार्टी? कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम दुर्गेन्द्र भाई साहब को याद होगा। भीमराव अम्बेडकर विद्यालय था मेडिकल कॉलेज, उसके मूर्ति को तोड़कर उसको यूरिनेट करने का काम इन सपाइयों ने किया था। भीमराव अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने वाली दलित महिला मुख्यमंत्री जी का जो हमने बताई आपको, उनके इस तरह के लोग इनको अपने साथ देखना चाहते हैं। अरे भाई, ये याद करें इतिहास को। अरे अंतर क्या है? आपका विधायक गाली देता है और वो मूर्ति तोड़वाते हैं, अंतर क्या है आप में उस सपा में? भाई ये बताओ संजय कटियार, कार्रवाई की है क्या? राजेश चौधरी पर कार्रवाई की है क्या? डॉक्टर श्यामा मुखर्जी ने किया था, ये जनता को याद है। सब आपने विधायक पर कार्रवाई की, जो बहन जी को सबसे वरिष्ठतम मुख्यमंत्री बता रहा है। अब दलित समाज बिकाऊ नहीं रह गया। ये लोग आपको जो तय करना है, जो टाइप करके आओ वही बोलोगे। आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दोगे। खरीदने की बात वो कह रहे हैं, स्नेही जी कह रहे हैं कि जब सुन लो संजय कटियार जी, संजय कटियार जी सुनो, मूल जो प्रश्न है उसका भी जवाब दे दो। मैंने आपको पूरा मौका दिया कि बाकी लोगों का जवाब दो। वो कालीचरण जी कह रहे हैं कि जब जब बीएसपी के करीब रहती है, बीएसपी के जब करीब रहती है भाजपा, बीएसपी के करीब दिखती है, रहती नहीं है, दिखती है। जब भी गठबंधन किया तो नुकसान बीएसपी का हुआ है, भाजपा मजबूत हुई है। आप लोग जो वोटों का प्रोटीन घसीट लेते हो, ये कह रहे हैं वो। आज हमारे शासन में भी दलित खुशहाल है और खुश है, स्वाभिमान है, इज्जत सम्मान के साथ रह रहा है, बिना डर भय के रह रहा है। कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा। आप कानपुर में बैठे हैं दुर्गेन्द्र भाई साहब, दंगा हर साल गली कुचुम बाबापुरवा, चमनगंज, बाबूपुरवा, बेकनगंज में आए दिन दंगे होते थे, और उसका सबसे ज्यादा शिकार अगर कोई होता था हमारे दलित समाज के लोग होते थे। आगजनी, लूटपाट, महिलाओं से अत्याचार, ये समाजवादियों का शकल रहा हमेशा। आप बताइए, इस चीजों को कोई भूल जाएगा? मायावती जी नहीं भूलेंगे कभी, तो कोई क्यों भूलेगा? मायावती को भी याद है कि मैं भीमराव अम्बेडकर के नाम पर राजनीति कर रही है। आज वो सही है, दलितों की सबसे बड़ी नेता है, और वो उस कांग्रेस में साथ जाना पसंद करेंगी। आज वो समाजवादी पार्टी पसंद करेंगी। इस सपने देखने लगे। आपके साथ भी नहीं जाएंगे, आपके साथ भी नहीं जाएंगे। मैं रोक रहा हूं आपको। स्नेही जी, संजय कटियार में रोक रहा हूं। स्नेही जी से एक छोटा सा जवाब। स्नेही जी, संजय कटियार कह रहे हैं कि भाई इनके दल ने बहुत सारा काम किया, दलितों का सबसे हितैषी दल है भारतीय जनता पार्टी। एक छोटा सा जवाब, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा, समय नहीं ज्यादा। हितैषी दल है, बिल्कुल है। अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है चौहान साहब जी, अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। इन्हें चाहिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए एक उप मुख्यमंत्री दलित का बना दें, और 75 जिले हैं वहां कम से कम 25 डीएमओ की तैनाती, डीएम बना दें, 25 जो है एसपी बना दें, तो पता तो चले। और 35 विश्वविद्यालय हैं, उनमें कम से कम 15 कुलपति बना दें, तब समझेंगे कि भाई और भारत रत्न की घोषणा कर दें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न तमाम 5-6 लोगों को दिए, लेकिन एससी को किसी को नहीं दिया। मान्यवर कांशीराम के लिए बोल बोल के थक गए बहन जी। तो इनको चाहिए, भी समय है, तब तो लगे पता कि भाई कम से कम इतिहास में पहली बार रेलवे बोर्ड का चेयरमैन दलित समाज से बनाया है मोदी सरकार ने। कैसी बातें आप कर रहे हैं? इसके लिए इतिहास में आज तक नहीं बनाया। नहीं तो मुख्यमंत्री भाजपा ने 2 बार बनाया, आप भूल गए? नहीं, भूलने का सवाल नहीं है।
अभी मौका है दलितों का सम्मान, भाई दलितों को अरे सम्मान समय से हमेशा रहा है, हमेशा किया है, मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो। स्नेही जी उनको चिंता है, दलित अब उनको वोट नहीं दे रहा है उत्तर प्रदेश में, कम से कम बहुत कम हुआ है उनका वोट परसेंटेज दलितों का। अर्जुन पासी की जो हत्या हुई है उसके अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक। कालांतर में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस राहुल गांधी भी गए थे, अर्जुन पासी के हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बताओ भाई संजय कटियार, रायबरेली का मामला है, रायबरेली का वो लड़का उसको गोली से मार दिया, उसके हत्यारों को गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? लड़की के साथ बलात्कार कर रहा था और पकड़ा गया तो क्या हुआ? अब ये अपना ही राग करेंगे, उसका जवाब नहीं देंगे दलित का। हयात उमर साहब बोलिए जल्दी से, वक्त नहीं मेरे पास, बोलिए जल्दी से। और बताने लगे ठीक है, दोनों लोग शांत हो जाइए, स्नेही जी और संजय कटियार शांत हो जाइए, दोनों को रोकिए भाई। ये दलित, हाँ बोलिए हयात उमर, बोलिए। देखिए दलित विमर्श के में, राजनीतिक विमर्श में दो पहलू हैं, एक है दलित नेतृत्व और एक है दलित वोटर। स्थिति यह है कि दलित नेतृत्व जो है वो भाजपा के साथ अब सहज नहीं है, लेकिन पहले था, पहले सहज था। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद से जिस तरह से दलित वोटर, जो आपने कहा ना कि आपने उनका प्रोटीन खींच लिया, तो जो दलित, बहुत अच्छा आपने बात, बहुत अच्छा टर्म यूज किया आपने, प्रोटीन खींच लिया। तो आज दलित नेतृत्व को ये डर बहुत तेजी से सता रहा है कि अगर अब की भाजपा के साथ गए तो हमारा आधार जो बचा हुआ वो भी खत्म हो जाए। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि दलित नेतृत्व भले एक बार सपा के साथ आ भी जाए, कांग्रेस के साथ तो आ सकता है, लेकिन सपा के साथ अगर मान ली वो किसी परिस्थितियों में आ भी जाता है तो दलित वोटर जो है, कारण मैं यहाँ कहना नहीं चाहूंगा टीवी पर, लेकिन दलित वोटर सपा के साथ नहीं जा पाता है। और ये हम लोग देख चुके हैं कि जब गठबंधन हुआ था सपा और भाजपा में, तो सपा को तो गेन हो, सॉरी सपा और बसपा में, तो बसपा को तो गेन हो गया था जी, लेकिन सपा के हाथ खाली रह गए थे, सपा को वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था जी। तो ये बड़ा पहलू है। इसलिए बहन जी की हमेशा से पॉलिटिक्स एक अलग पहचान वाली रही है, समान दूरी वाली रही है, और वो बहुत कम किसी गठबंधन में। हयात साहब एक बस एक 5 सेकंड में एक जवाब मैं चाहता हूं, फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। ये क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब बहन जी को कोई राजनीतिक निर्णय लेना पड़ेगा, या वाइज इट इज ऐसे चुनाव लड़ती रहेंगी, 0 पे आती रहेंगी, 1 पर आती रहेंगी, 2 पर आती रहेंगी, 10 पर आती रहेंगी? नहीं है, उस समय का जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है उसमें कुछ उठापटक होती है, जो वर्तमान केंद्र में जो चल रही है, शायद वो सही समय होगा जब वो अपना निर्णय लेंगे। बहुत शुक्रिया हयात उमर, संजय कटियार जी, डीपी यादव, एचएन उपाध्याय, प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी, आपका धन्यवाद। बहुत आभार दर्शकों का जिन्होंने बहुत शिद्दत के साथ में इस कार्यक्रम को देखा, सुना और अपनी राय भी रखी। बड़ा सवाल यही है कि जो दलित राजनीति है एक नए आयाम की तरफ बढ़ रही है, देश की भी और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की। अब दलित नेतृत्व, जैसा कि हयात उमर ने कहा कि दलित नेतृत्व किस असमंजस में है और दलित वोटर क्या चाहता है, इस पर ये आगे का जो रोड मैप है निर्भर करेगा। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया।